इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें तो कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जैसे ही इस कामगार वर्ग से थोड़ा सा आप ऊपर उठते हैं, जो आप मिडिल क्लास से कहकर जैसे ही आप अपर मिडिल क्लास की तरफ जाते हैं, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी एक जबरदस्त वापसी की है। लेकिन यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए कि विधाननगर से सुजीत बसु आते हैं। सुजीत बसु बहुत ही पॉपुलर वहां के मतलब टीएमसी के नेता है, और यहां के जो मेयर थे विधाननगर के, जो स्विच करके बीजेपी में आए हैं, सभ्य साची, वो यहां पर है। मुझे लगता है कि शायद ये आगे चल के ट्रेंड यहां पर कुछ बदल सकता है। नहीं, विधाननगर मैंने थोड़ा सा ये किया था, वहां पे एक जनरल सेंटीमेंट है, वो साइलेंटली चेंज होने का। खबर तो ये भी थी जो तृणमूल के कैंडिडेट है वो भी बीजेपी से टच में थे। हालांकि सभ्य साची पहले वो उन्होंने अपना ये कर दिया था। और इसके बाद देखिए मध्यम ग्राम एक्सपेक्टेड है, मुझे थोड़ा 12-7 पे फेरबदल की उम्मीद है। देगांगा देखिए फिर से ये जो एक्सपेक्टेड था टीएमसी का आगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हारोआ भी आश्चर्य है कि यहाँ मुझे ये तीनों में कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा 12-7 पे फिलहाल अभी जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं संजन, अगर वैसे देखे जाए तो जो जनरल आकलन है उसके हिसाब से ये ट्रेंड्स अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। और बर्दवान की सीटें की बात कर लें आप, चाहे अच्छा, मैं बसीराट की बात इसलिए करना चाहता हूं, बसीराट पे जो यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है ठीक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन अगर आप देखते हैं बिल्कुल तो डेमोग्राफी वो मायने रखती है, और नुसरत का वहां पर कोई असर नहीं है, लेकिन दीदी का असर है सारा का सारा। ममता बनर्जी यहाँ पर है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये तो लेकिन नुसरत जहां ने तो कैंपेन भी बहुत अच्छा नहीं किया। लेकिन देखिए बसीरहाट लेकिन वैसे भी तृणमूल कांग्रेस के लिए और दोनों में माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से मतलब कि 50 से थोड़ा ही कम है दोनों जगह पे। उसके अलावे हाँ, यहाँ पे थोड़ा हिंगलगंज और जो खंडघोष है और बर्धमान उत्तर है, ये जो है हम अभी टीएमसी को लीड दे रहा है हमारे हिसाब से यहाँ पे बीजेपी का। देखिए एक चीज और हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि 5th फेज के आसपास से जो कोविड का मामला था वो बड़े पैमाने पर सामने आने लगा था, और बंगाल में इसे लेकर चिंताएं बढ़ने लगी थी। बहुत सारा वोटर निकल नहीं रहा था। जब तक कि डेडिकेटेड कार्डर नहीं हो, जो कि एक जमाने में वामपंथ के पास हुआ करता था, तो अगर हो सकता है कि 5th फेज के बाद हम चुनाव का एक ऐसा स्वरूप देखें जो कि पूरे टैली को बहुत अलग तरीके से प्रभावित कर दे। 4 फेज का ये चुनाव, 4 फेज बीजेपी, 4 फेज टीएमसी, कुछ इस तरह की स्थिति भी हो सकती है, और उसमें बहुत आश्चर्यचकित या अचंभित नहीं होना चाहिए। मैं तो लगातार ये बोल के चल रहा हूं, जो वहां पर नजर आई चीजें, वहां पर तो ऐसा लग रहा है 50-50 का ही मैच है। मतलब हम बोल नहीं सकते कि निकल जाएगा, जो यहाँ पर लगातार फेज वाइज भी हमें नजर आ रहा है। अगर हम 6th फेज में जाए तो और चीजें क्लियर हो पाएंगी कि फिलहाल क्या है। लेकिन फिलहाल आप देखिए ओवरऑल फिगर्स में तृणमूल कांग्रेस काफी करीब, मेजॉरिटी के रुझानों में मेजॉरिटी के बिल्कुल करीब आ चुकी है लगभग। बस एक सीट बाकी है। नहीं, अगर आप क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव हुआ नहीं है, तो उस लिहाज से तो मेजॉरिटी है, आ चुकी है। अगर अभी के रुझान के आधार पर देखें तो तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बना चुकी। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाए तो इसमें हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, शायद हो सकता है कि बीजेपी 120-121 सीटों पर आए, जो कि लोकसभा की सीटों की पुनरावृत्ति होगी। बिल्कुल 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लगभग एक्सट्रापोलेशन के आधार पर लोकसभा में जीती थी, और लेकिन और कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस 160-165 के आसपास आई थी, और शायद वहीं पर फिगर जाकर टिके। ये लगातार हम बोले कि 2019 का ट्रेंड नजर आया है, 2019 के ट्रेंड में अगर बेनिफिट होती है तो बीजेपी अगर 20 सीट भी ले आएगी तो उसके लिए फायदा है। आपकी स्क्रीन पर फेज 6 के सभी सीटें आ चुकी हैं। यहां पर कुछ ट्रेंड्स आना बाकी हैं, 5 ट्रेंड्स आना बाकी हैं, बाकी सभी सीटों पर लगभग हमारे पास देखिए इसमें अंदाजा है। उत्तर दिनाजपुर से जो नॉर्थ बंगाल की मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से शुरुआत हो रहा है, तो चोपड़ा, इस्लामपुर, गोपाल, ये सब टीएमसी एक्सपेक्टेड है। चाकुलिया थोड़ा आश्चर्य है। करण दिघी हमें लग रहा है बीजेपी शायद अंत में ये बदल भी सकता है। हेमताबाद एक्सपेक्टेड है। बाकी कालियागंज, रायगंज भी बीजेपी का एक्सपेक्टेड है। ईटाहार देख ले, करीमपुर, ये सब मुस्लिम डेमोग्राफी के कारण। यहां देख ले कांग्रेस बिल्कुल ही मतलब कि वो पीछे चली गई है। सीपीएम हाँ, तेहट्टा जो है, तेहट्टा और पलाशीपारा, तेहट्टा सीट देखिए ये बीजेपी का है। ये एक नदी है जिसके ब्रिज जोड़ता है, एक तरफ तेहट्टा है, दूसरी तरफ पलाशीपारा है। ये मुस्लिम डोमिनेटेड है, देखिए ये ग्रीन हो गया और ये सेफ्रन है। कालीगंज भी डेमोग्राफी के कारण टीएमसी का। नकाशीपारा हमारे हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है, लेकिन सज्जन ट्रेंड्स में टीएमसी अब आगे निकल बहुमत के आगे जा चुकी है। बहुमत के आगे 150 के करीब जो है टीएमसी पहुंच रही है। 149 पर टीएमसी है, 118 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट अभी अटके हुए हैं 2 पर। तो जाहिर था ये लड़ाई केवल बीजेपी और टीएमसी के बीच थी, इसमें तीसरे प्लेयर की कहीं कोई जगह नहीं थी, और टीएमसी अब 150 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 118 सीटों पर आगे चल रही है। 2 घंटे की वोटिंग काउंटिंग, माफ कीजिएगा, पूरी हो चुकी है। 2 घंटे की काउंटिंग का मतलब पवन तीसरे से चौथा राउंड
2 घंटे की काउंटिंग में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई विधानसभाओं में लगभग 2.5 से 3 लाख वोटर भी हैं और लगभग काउंटिंग 20 और 22 राउंड तक जाएगी। लेकिन राउंड के आधार पर जो आप ट्रेंड दे रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा आपको पीछे खींचूंगा, और इलेक्शन कमीशन की साइट के हिसाब से अभी सिर्फ राउंड टेबुलेशन के बाद जो डेटा इलेक्शन कमीशन पहुंचा है उसमें सिर्फ 92 सीटें हैं। 92 सीटों में 58 सीटों पर टीएमसी आगे है, 33 सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट आगे है। 33 और 58 का ये आंकड़ा है, उसमें एक दिलचस्प आंकड़ा और है कि टीएमसी का वोट शेयर 51% है और बीजेपी का वोट शेयर 35% है। तो इससे मतलब निकाला जा सकता है कि टीएमसी जिन सीटों को जीत रही है बड़े मार्जिन से जीत रही है, और जिन सीटों पर बीजेपी की लीड है वो लोअर मार्जिन से हैं। यानी अगर आप या 2 राउंड, 1 या 2 या 3 राउंड के बाद का ये ट्रेंड अगर आप समझ रहे हैं तो नतीजे पलट भी सकते हैं। हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और 51% वोट शेयर बहुत कुछ कहता है, और बहुत कुछ इसलिए भी कहता है कि टीएमसी बड़े वोट मार्जिन के साथ जीत रही है, इसलिए बड़ा वोट शेयर है, और बीजेपी नैरो मार्जिन के साथ 33 पे आगे है। अब इस डेटा के बाद बहुत कुछ प्रेडिक्शंस आपको सोचनी पड़ेंगी। नहीं पवन, अगर आप वोट मार्जिन की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी एक स्लिम मेजॉरिटी के साथ अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए, तो तब्दीली के आसार भारतीय जनता पार्टी के बढ़त वाली सीटों पर कहीं ज्यादा दिखाई देंगे। और हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े मार्जिन से अपनी सीटों पर अपनी बढ़त बनाते हैं तो वहां पर विरोधी का सीट जीत पाना उतना आसान नहीं होता। तो इसको हमें इस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि बड़ा मार्जिन तृणमूल कांग्रेस के फायदे में जा रहा है, छोटा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदे का सौदा शायद साबित न हो। शायद शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी महज 3 या 4 राउंड की काउंटिंग हुई होगी और उसके आधार पर अभी हम अपने आकलन को सामने रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यह बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव है। इसमें अंदाजन 45 से 50 ऐसी सीटें हैं जो 2000 या उससे कम के वोट मार्जिन पर डिसाइड होंगी। इसलिए अभी हम बहुत सारी चीजें एक्सट्रापोलेशन पर कर रहे हैं। लेकिन सौरभ, जो अभी बाकी अन्य राज्यों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी एक बड़ी निर्णायक तस्वीर सामने रख रहे हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत ले चुकी है, 72 सीटों पर वो अपनी लीड बना चुकी है, 38 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। यानी कि असम पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रिपीट कर रहा है और यहां पर कहीं कोई दुविधा फिलहाल आती नहीं दिखाई दे रही। यही स्थिति केरल में भी है। 140 के सभी ट्रेंड सामने आ चुके हैं। तकरीबन 90 सीटों पर एलडीएफ आगे है। सरकार पूरी तरीके से एलडीएफ की बन चुकी है, यहां पर अब कोई दुविधा नहीं होती दिख रही, और यूडीएफ के लिए यह फासला बड़ा है और यहां पर कोई फेरबदल होता नहीं दिख रहा। अगर आप तमिलनाडु की बात करें, 190 सीटों पर वहां रुझान सामने है, 115 पर डीएमके आगे है। बस अब डीएमके यहां पर सरकार बनाने के पास पहुंच चुके हैं, बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच चुके हैं। और पुडुचेरी में लगातार बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है 14 के ट्रेंड्स में से। तो यहां भी माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत है। तो असम और पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी के पाले में, तमिलनाडु डीएमके के पास, केरल एलडीएफ के पास, और बंगाल यहीं पर अभी सबसे बड़ी दुविधा है। फेज 7 के रुझानों की आप बात कर लेते हैं, जिसमें 36 सीटें। और इस 36 सीटों में सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, भवानीपुर है सौरभ। उसमें अब तक जो बीजेपी आगे जा रही थी, देखिए वहां पर अब टीएमसी आगे जा रही है, जो ममता बनर्जी का घर भी है, गढ़ भी है, जहां पर अभिषेक बनर्जी भी रहते हैं, पूरा परिवार उनका रहता है। और यहां पर जो एक माना जा रहा था कि ममता बनर्जी का असर है, वो दिख रहा है। देखिए, इसके अलावा हालांकि मैं अभी भी कहूंगा, जैसे पांडवेश्वर पहले वो टीएमसी का दिख रहा था, अभी बीजेपी का होने लगा है। अब तापन बालूरघाट अभी भी मेरा वो लगता है कि मतलब यहां से बीजेपी ये बदल जाएगा। उसके अलावा आप देखें तो उस तरीके से आप हबीबपुर देखें, गजोल देखें, ये बीजेपी के लिए कंफर्टेबल सीट होनी चाहिए। हालांकि अभी टीएमसी दिख रहा है मेरे हिसाब से। बाकी जैसे ही आप आते हैं जो ये दक्षिण मालदा और ये मुर्शिदाबाद वाले एरिया में, ये सब चाहे चांचल हो, हरिश्चंदपुर हो, मालतीपुर हो, रतुआ हो, ये सब कांग्रेस और लेफ्ट के कीमत पे टीएमसी का थोड़ा सा टैली इसलिए भी बढ़ रहा है कि जहां जहां सीपीएम और कांग्रेस को अच्छा करना चाहिए था मुस्लिम बहुल इलाकों में, मुर्शिदाबाद मालदा में, वो टीएमसी ले रही है, जो कि मुस्लिम कंसोलिडेशन दिखा रहा है। फरक्का जो है वो भी निकल जाएगा। शमशेरगंज में चुनाव नहीं हुआ, सुती हो गया। के बारे में आपकी क्या राय है? फरक्का आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी पकड़ बना पाएगी? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, फरक्का से या तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी। हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन जो है सबसे ज्यादा जो लोग बाहर निकलते हैं बंगाल से काम करने के लिए। नंदीग्राम से अपडेट है, शुभेंदु अधिकारी अब अपनी बढ़त बना रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, 8,200 वोटों से आगे चल रहे हैं, 8,206 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो ये मार्जिन अब डिसेंट, इसको आप डिसेंट मार्जिन कह सकते हैं। विधानसभा के चुनाव के हिसाब से 8,000 का मार्जिन एक डिसेंट मार्जिन है, और खास करके क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव जब होते हैं तो उसमें यह मार्जिन बहुत डिसेंट है। ममता बनर्जी के लिए यह खबर अच्छी नहीं है, और हो सकता है कि हम जो अदर दूसरे सिनेरियो की बात कर रहे हैं, शायद उस सिनेरियो पर हम ज्यादा गौर करते हुए दिखें, और शायद एक तरह से तृणमूल कांग्रेस के लिए ये बैटन दूसरे हाथ में देने की शुरुआत भी हो सकती है। क्योंकि 155 पर अब टीएमसी लीड कर रही है, 156 पर और 118 पर बीजेपी, तो अंतर काफी है। और ये अंतर बड़ा इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी और कोई तीसरा मैदान में दिखाई ही नहीं दिया। बिल्कुल, लेकिन देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी सीटें, जैसे मैं गजोल बोल रहा हूं, हबीबपुर हो गया, उसी तरीके से बालूरघाट हो गया, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो मेरा मानना है कि उस पे मतलब कि फेरबदल होगा, काफी उम्मीद है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि बीजेपी और जब टीएमसी की लड़ाई हो रही है, जो कांग्रेस और जिस तरह से ममता बनर्जी चिट्ठी लिख के बोली थी कि मुझे मदद चाहिए, उसके बाद तो ये कहा गया कि बंगाल में कांग्रेस ने तो छोड़ ही दिया कि हम लड़ ही नहीं रहे, उन्होंने बोला कि शायद टीएमसी को ही वोट दिया जाए, तो इसी का तो असर ये दिख रहा है। नहीं देखिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और सीपीएम का जो अपना ताकत है वो वोटरों के ऊपर कितना था। वोटर पहले से वोटर मन बना, कांग्रेस का तो था, सीपीएम के भले कम हो, क्योंकि सीपीएम के बहुत ज्यादा वो दिख रहा है आपको केवल मुर्शिदाबाद मालदा जैसे इलाकों में, जहां पे, और वो पहले से भी एक मुस्लिम जो है उनके बीच में एक बीजेपी को लेके एक कंसोलिडेशन है कि भाई लड़ाई इस बार बीजेपी को कोई रोक सकता है तो ममता बनर्जी रोक सकती है, इसलिए मुस्लिम कंसोलिडेशन है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इन सारी चीजों में जैसे आपको मुर्शिदाबाद एक सीट आपको दिख रहा है, ये बीजेपी का नहीं, ये भी मतलब कि काफी क्लोज है। यहाँ पे बीजेपी अगर जीतती भी है, बात करते करते भवानीपुर का रंग फिर से चेंज हो गया। मेरा वही कहना है कि अभी इसको हम लोग ये ना करें, ये उसके बाद आप ये कुल्ती देखें तो कुल्ती बदल सकता है, दक्षिण में भी काफी क्लोज होने का। आसानसोल में तो और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि एक सीट पे देख रहे हैं हम लोग, लेकिन आसानसोल में क्योंकि वहां पर बाबुल सुप्रियो वहां से आते हैं, जितेंद्र तिवारी भी चेंज हुए वहां पर। देखिए आसनसोल में बाबुल सुप्रियो की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो उनका वोटर कनेक्ट नहीं है, और इस बात को शायद केंद्र को भी बड़े अच्छे से पता था, और यही वजह है कि बाबुल सुप्रियो को वो नहीं चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी उन्हें भेजा गया, क्योंकि ये मैसेजिंग बहुत जरूरी थी कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो इस बार मैदान में खड़ा है। और स्वपन दास गुप्ता के साथ भी यही स्थिति थी। स्वपन ने तो साफ तौर पर मीटिंग में पहले दौर में कहा था कि मैंने आज तक चुनाव लड़ा ही नहीं है, मैं चुनाव लड़ना ही नहीं जानता। तो जाहिर से बात है ये कई फेस जो उनको चाहिए थे, फेस उनको देना पड़ा था। इस मामले में तो ममता बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तो एक साथ ही 294 लोगों के नाम डिक्लेयर कर दिए थे एक ही दिन में। तृणमूल के पास पहले से नेता है, कैडर है, सब कुछ है। बीजेपी के पास जो सारा का सारा है वो सेंटिमेंट और सिंबल था, इस कारण से वो कुछ तृणमूल से एक आपके एनालिसिस में एक चीज थी जो मैं लगातार देखता रहा हूं, और वो ये है कि आपने हमेशा इसे डेमोग्राफिक के बेस पर अपने एनालिसिस को बड़े पैमाने पर बेस किया। लेकिन क्या यह संभव है कि डेमोग्राफी तो खैर मददगार हो सकती है टीएमसी के लिए, लेकिन जो टीएमसी की योजनाएं हैं जिसका फायदा लोगों को पहुंचा है, जो बड़े पैमाने पर नेशनल मीडिया में टीएमसी ने प्रचारित नहीं किया, क्या उसका फायदा भी मिल सकता है? क्योंकि हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि पड़ोस में उड़ीसा में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, नवीन पटनायक की जो पहुंच और पकड़ लोगों तक है उसको आप तोड़ नहीं सकते। बीजेपी नहीं तोड़ पाई पिछली बार भी, और शायद अभी भी नहीं तोड़ पाएगी। नहीं देखिए, ये एक उड़ीसा में नवीन पटनायक और ममता बनर्जी में फर्क यह है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक अभी भी एक सुप्रीम लीडर जिनका करिश्मा लोगों के पास है, वो बीजू जनता दल के बाकी नेताओं का नाम भी नहीं जानते हैं और उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। यहाँ पे क्या है कि 2016 के तुलना में जो ममता बनर्जी हैं उनकी लोकप्रियता काफी कम हुई है, व्यक्तिगत तौर पर वो उतनी अलोकप्रिय नहीं है जितनी की। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, जो भी आप लोग पहले बात कर रहे थे कि ज्यादातर वो सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर का प्रभाव है वहां पर एक पुष्ट वोट ममता बनर्जी को मिला है, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट रहा है और वो बिखरा नहीं है। अगर आप वोट शेयर में भी देखें, जिसका अभी जिक्र पवन कर रहे थे, 50% से ऊपर वोट शेयर इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है ममता बनर्जी की पार्टी को मिलते हुए। तो अगर आप 50% पर हैं अब, तो वो और ये सीटों में दिखाई देगा। अगर हम सिर्फ इस आंकड़े को, अभी तक के जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं सौरभ, इसको अगर देखें तो पिछली बार यानी कि 2016 में तृणमूल कांग्रेस को 48% मतदान प्रतिशत मिला था, और अभी अगर 50% मतदान प्रतिशत है और ये आंकड़ा अगर कंसोलिडेट हो जाता है, तो आप सोचिए तृणमूल कांग्रेस अपने वोट शेयर को 2% बढ़ाती है,
जो कि एंटी इनकम्बेंसी की पूरी थ्योरी को नकार देती है। तो इसमें एक बात साफ बड़ा चेंज होगा, ये बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज होगा। इसमें एक बहुत बड़ी मदद उनको मुस्लिम वोटर की मिल रही है, बिल्कुल साफ है। दूसरी ओर जो अब काउंटर कंसोलिडेशन की बात हो रही थी, तो अब बीजेपी का वोट शेयर 35.5% दिखाया जा रहा है अभी तक, और जो बाकी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी 2.5% वोट पर है, सीपीआईएम 4.5% भी नहीं है। तो पूरे लेफ्ट का जो वोट शेयर है अभी तक वो 10% भी नहीं छूता हुआ दिखाई। बिल्कुल, अगर हम वोट शेयर की बात करें सौरभ, तो 2016 के विधानसभा के चुनाव के आधार पर अगर आप देखें तो टीएमसी के पास 45% वोट शेयर था। आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें 2%, कांग्रेस के पास 12%, भारतीय जनता पार्टी को 10% का वोट शेयर मिला था। लेकिन यही जब आप 2019 के लोकसभा के चुनाव के वोट शेयर के आधार पर देखें तो बीजेपी ने 40% वोट शेयर यहां हासिल किया था। लेकिन जब आप स्थानीय चुनाव की बात करते हैं और वहां पर 10% से बढ़कर 35% आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए तो इसमें गेन ही गेन है, क्योंकि कहां पर वो थे 15% वोट हर जगह मिलता था, 3 सीटें मिल रही थी, और 2019 में भले उन्होंने गेन किया हो, लेकिन विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें ले आना ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है बीजेपी के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो लगातार, सौरभ आपको याद होगा, जब भी आप सवाल पूछते थे मैं आपको ये बोलता था कि कहीं पर भी मुस्लिम वोट में हमें बिखराव नजर नहीं आया है, वो आपको इस वक्त की नजर आ रहा है। AIMIM को ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन 0.00% वोट दे रहा है। मतलब उसमें भी 3 बार 0 लगाया है। देखिए ये एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम कंसोलिडेशन जैसा अमित ने अभी बताया वो बिल्कुल वो एक्सपेक्टेड था। ये हालांकि अभी ये है कि तृणमूल का ज्यादा वोट परसेंटेज होगा, इस बात को कोई लोग नकार नहीं रहे थे। कारण यह है कि एक मुस्लिम कंसोलिडेटेड वोट बैंक जब उनको लगभग 30% मिलेगा तो, लेकिन वो मैं आप थोड़ा सा इस पे आपसे डिफर करूंगा, और वो इसलिए कि हमें सिर्फ इसे मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर वोट भी आया, हिंदू वोट भी आया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने हिंदू वोट बैंक के बेस को बहाल रखा है और उनको जोड़ा, और लोग और जुड़े हैं। हाँ। जो कांग्रेस के पास वोट बैंक था, वो वोट बैंक अब टीएमसी के पास शिफ्ट होता है, तो यह हमें इसका क्रेडिट ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। बैंक इसका क्रेडिट देना, वो वोट बैंक बीजेपी के पास शिफ्ट नहीं होता है। देखिए 40 सीटों का अंतर होना एक ठीक ठाक बात है। अभी अंतर इसको पाटना बीजेपी कर सकती है या नहीं, अभी आने अभी 8 फेज में वो आए गए, गिनती अभी बाकी होगी, क्योंकि 8 फेज में अभी काफी सारी जगह बची हुई हैं। हो सकता है कि इसमें से अब कुछ हो। क्यों? बिल्कुल इसमें आप देखिए, इसमें जो ये मालदा की सीटें हैं, मालदा में आप देख लें, मालदा ये मानिकचक तो एक्सपेक्टेड था, मालदा और इंग्लिश बाजार ये 2 सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए थी हमारे हिसाब से, लेकिन ये भी टीएमसी को अभी लीड दिख रहा है। बाकी मोथाबारी है, यहां से कांग्रेस को मिलना चाहिए था सुजापुर को, लेकिन यहां पे भी आप देखें तो टीएमसी है। बाकी अब वैष्णव नगर हो गया, खारग्राम हो गया, या दो बीजेपी हमारे हिसाब से होना चाहिए यहां पे। मुझे लगता है सज्जन, हम आपको बीच में 1 सेकंड रोकना चाहेंगे। 160 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और कांग्रेस 2 पर। यह जो डिफरेंस है, ये जो आंकड़ा है, यह प्रदर्शित कर रहा है ठीक उसी दिशा में जहां बहुत सारे लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे। और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से जो मेरी बात हुई है बीती रात, उनका आकलन है कि 160 से 165 सीटें वो जीतेंगे। ये उनका आकलन पहले भी आया था, और ये उन्होंने कल जो मीटिंग हुई है, ममता बनर्जी की लेट नाइट जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद बाहर निकलकर कुछ लोगों ने आपस में जो चर्चा की, उसमें उनका सीट वर आंकड़ा यही है, 160 से 165 सीट। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आना बाकी है, मतलब 50-50 रहेगा, मतलब लड़ाई है, अभी तक फाइट है। मुझे लगता है, देखिए अभी बहुत चीजें बदल सकती हैं, लेकिन ये जो आंकड़े अब आ रहे हैं, अगर ये आंकड़े स्थिर रह जाते हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस ने एक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, और ये वाकई में एक स्ट्रीट फाइट है। और इसमें बीजेपी को भी आपको कहना पड़ेगा, बीजेपी ने भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी, नहीं तो वहां पर अगर 100-120 लाना बिना किसी चेहरे के और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर, ये एक अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन टीएमसी की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने जो मुस्लिम वोट है उसको उन्होंने बंटने नहीं दिया, जबकि फुरफुरा शरीफ के आने के बाद लगा था कि बिखराव हो जाएगा। जी, लेकिन जिस तरह से बाकी अन्य राज्यों की स्थिति अगर देखें तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि असम में भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के तमाम नेता अपने सभी उम्मीदवारों को रिजॉर्ट्स में बंद करके रख रहे थे कि कोई तोड़फोड़ ना हो जाए। अब तो वो चाहे कितना भी बंद कर ले, कितना भी तोड़ ले, क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो बन जाएगी बीजेपी की। 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां आगे और रिपीट परफॉर्मेंस है, और इसके लिए हेमंत विश्वास शर्मा के अलावा और किसी को श्रेय नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल स्थानीय स्तर पर जिस तरह से हेमंत विश्वास शर्मा
ने पूरा चुनाव लड़ा, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी उतने तरीके से नहीं दिखाई दे रहे थे सामने, जबकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए था। तो क्या वहां पर एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, यह भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह से बीजेपी ने कोकराझार इलाके में बोडो इशू को एड्रेस किया और उसको खत्म कर दिया, वो भी उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा। और दूसरी बात उतना ही नहीं, अगर आप देखें तो सीए का पूरा मामला, इतना जबरदस्त विरोध असम में, जो कि ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का तो अब सुपड़ा साफ होने जा रहा है। एनआरसी का मामला, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस थे, लेकिन इससे निकल गए वो। अच्छा, जरा बंगाल पर फिर लौटे, अभी गैप आपको काफी दिखाई दे रहा है। 44 सीटों का अंतर जो है वो अभी दोनों के बीच में आ चुका है, बीजेपी और टीएमसी के बीच में। ट्रेंड्स भी लगभग सभी आ गए हैं, केवल 6 ट्रेंड आना अभी और बाकी है। लेकिन ये जो अंतर है अजय, 44 सीटों का अंतर है जी। अब अगर ये स्थिति पलटती है तो 20 से 25 सीटें ही पलटनी है और बीजेपी गेम में वापस है दोबारा। अगर 20-25 सीटें रिवर्स हो जाती हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? देखिए, अगर 20-25 सीटें रिवर्स हो जाती हैं और अगर इसे आप एक तरह से टाई के तौर पर देखें, जी हाँ बिल्कुल, तब तो आप टाई की स्थिति में मानकर चले कि बीजेपी की सरकार बनेगी। उसमें तो कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कई इसके एग्जाम्पल हैं। आपने गोवा देखा है, हम महाराष्ट्र की राजनीति को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने और भी कई ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं। जेटली जी के जमाने से शुरू हुआ था, झारखंड में किस तरह से सरकार बनी थी। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार 2 घंटा 20 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। 44 सीटों का अंतर बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। क्या ऐसी आपको लगता है ऐसी सीटें हैं 20, 30, 40 सीटें जो टर्न होने की गुंजाइश? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी इस बात को मान रहा हूं। जैसे आप अलीपुर द्वार में जो आपने जो दिखाया है अभी तक की पूरी टीएमसी के खाते में जा रही है। मेरा मानना है कि धीरे धीरे, चूंकि एसटी में निश्चित तौर पर मतलब उतना नहीं अलोकप्रियता है, लेकिन जो चाय बागान से लेकर सब लोगों का देखें तो बीजेपी की पकड़ है। उसके अलावे और भी बहुत सारी सीटें हैं। कोलकाता की बात कर लीजिए, क्योंकि कोलकाता में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जो कि बहुत 11 की 11 सीटों पर जहां पर टीएमसी इतनी स्ट्रांग रही थी, उसमें चौरंगी की सीट जोरासाको यानी बड़ा बाजार वाला इलाका पड़ता है। मेरे हिसाब से मानिकतला में मुझे डाउट है कि मानिकतला आप देखिए, अल्टीमेटली जहां तक मेरा खुद का अपना विश्वास है, मानिकतला भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहिए। उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देखिए, चौरंगी की बात करें, चौरंगी का भारतीय जनता पार्टी में बढ़त बना पाना, इसका मतलब यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के दिल में अपनी जगह बनाई। एग्जैक्टली, एंटले और चौरंगी में आना मुझे भी थोड़ा वो एक बहुत जबरदस्त जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की अगर चौरंगी वो निकाल लेते हैं तो। और जोरासाको वही इलाका है जहां पर आपको याद होगा जो ब्रिज गिरा था, बिल्कुल वहां पर लोगों के अंदर एक नाराजगी है इन सब चीजों को लेके। और अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप देखें तो मारवाड़ी पॉपुलेशन बहुत बड़े पैमाने पर है, यहाँ पर हिंदी भाषी लोग बड़े पैमाने पर, ये पूरा इलाका व्यवसायी इलाका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जाहिर सी बात है ज्यादा होने की। अच्छा, काशीपुर बेलगाछी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है और ये इलाका जो सटा हुआ है बिल्कुल इसके साथ सटा हुआ जो विधाननगर का इलाका पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आमतौर पर काम किसके मातहत करती है। देखिए, हमें कई तरह के डायनेमिक्स पर देखना चाहिए। कामगार यहाँ पर मुसलमान हैं, यहाँ पर पैसे वाले लोग, रसूखदार लोग, या उसके साथ साथ जो इनका इन्फ्लुएंस है पूरे इलाके पे, वो हिंदू है। ये एक टिपिकल उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मान सकते हैं इसे। तो अगर यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी की बढ़त देखते हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हालांकि ये बदल सकता है। लेकिन 11 सीटों में आप सोचिए कि कोलकाता के अंदर अगर चौरंगी जैसा सीट, जोरासाको और काशीपुर बेलगाछी जैसी सीटों पर अगर बीजेपी जा रही है, बेलगाछी को आप जरा इफ रखिए, क्योंकि 50-50 रखने नहीं, लेकिन फिर मैं मानिकतला को भी उसी तरीके से, इसीलिए मेरा मानना है कि अभी यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि साधन पांडे जो है बहुत पहले से यहां पर काफी स्ट्रांग है, पुराने पॉलिटिशियन है साधन पांडे। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है साधन पांडे को यहां पर निकालें। उसी तरीके से श्याम पुकुर भी मुझे लग रहा है कि श्याम पुकुर में भी अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। यहां पे भी बीजेपी पूरे गेम में है। मैं अभी भी कहूंगा कि ये जो अभी बहुत सारी चीजें, इंग्लिश बाजार की बात कीजिए, इंग्लिश बाजार में तो जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा था फौरी तौर पर, आप देखिए कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी बढ़त बनानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर अभी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कहां आगे अपनी जगह बनाएगा। केवल 291 ट्रेंड्स आ चुके हैं, केवल 1 सीट का रुझान आना और बाकी है पश्चिम बंगाल में। और अंतर जो है इस वक्त काफी दिखाई दे रहा है, 121 बीजेपी, 168 तृणमूल कांग्रेस। लेकिन अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां जो शुरुआती गिनती में होंगी और जहां पर मार्जिन्स बहुत कम होंगे। तो अभी भी बंगाल की लड़ाई किसी भी ओर जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल बढ़त टीएमसी को दिखाई दे रही है। लेकिन ये बिष्णुपुर की एक सीट सिर्फ बची हुई है। बिष्णुपुर आपको बता दूं साउथ 24 परगना में पड़ता है।
और बिष्णुपुर, ये ध्यान रखना होगा कि ये फल्टा के बिष्णुपुर वही है, ये साउथ 24 परगना है। और यहाँ पर जब मैं गया था तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त यहाँ पर हंगामा हुआ था, और थोड़ा पोलराइजेशन भी है, यहाँ पर मेजर पोलराइजेशन हुआ है। एक सेकंड थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, बंगाल से उठकर अब जरा तमिलनाडु की तरफ नजर डालिए, बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर हो गया। 110 एक सीट, ये वाकई में अभी लगता है कि वहां 2020 का खेल चल रहा है, क्योंकि एक सीट का फर्क है और एडीएमके अगर 110 सीटें यहां हासिल कर सकती है तो फिर तो ये तमिलनाडु की बात याद आ रही है मुझे। एक ज्योतिष ने कहा था, जैसे एल.के. आडवाणी है वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, एक तो एक ज्योतिष ने कहा है कि जो स्टालिन है मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो यहाँ पर ना हो जाए। देखिए अब ज्योतिषों पर क्या भरोसा किया जाए, लेकिन ये अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत मूलभूत परिवर्तन होगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आप किसी भी तरीके से एक पार्टी का क्लीन स्वीप होता है, दूसरे तरीके का नहीं। और अगर आप स्टॉक मार्केट्स की तरफ देखें तो सन टीवी के शेयर पिछले एक हफ्ते में लगभग 40% बढ़े हैं। अच्छा, तो ये अपने आप में बताता है कि मार्केट को भी ये उम्मीद है कि डीएमके वहां जीतने वाली है और सरकार बनाने वाली है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था कि पळनिस्वामी को लेके उनको कोई भी नाराजगी नहीं थी लोगों के अंदर, वो मान सकते थे कि जो काम कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी जो होती है वो नहीं नजर आई। इनफैक्ट ये भी लोगों ने बोला, दक्षिण की खबरें उत्तर भारत में लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन ये माना जा रहा था कि कोरोना के समय में पळनिस्वामी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट कोरोना का, इसलिए उनकी तारीफ, यही वजह है कि केरल में एलडीएफ अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है। तो कुछ मिला के बोले इंटरेस्टिंग ये है, बहुत देखिए अब अच्छा यही फर्क है उत्तर भारतीय राज्यों में। बात आपने की पलक्कड़ से मेट्रो मैन श्रीधरन आगे चल रहे हैं, चलिए अच्छी एक खबर है, लेकिन उस एक सीट पर पूरी पार्टी का जोर था, पूरी पार्टी की ताकत मेट्रो मैन को जिताने में लगी होगी, तो अभी वो आगे चल रहे हैं। कम से कम ये राहत की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये दरअसल 2 सीटें हैं जहां केरल में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तिरुवनंतपुरम की शायद, बिल्कुल, और वो पारंपरिक सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अगर श्रीधरन जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये दूसरी सीट होगी उनके लिए। लेकिन हम बात कर रहे थे कि क्या दरअसल वोटिंग ट्रेंड होता है आमतौर पर, अगर आप उसे देखें तो उत्तर भारतीय राज्यों और दक्षिण के राज्यों में एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने चर्चा की थी, लेकिन लोगों ने उस बात को हल्के में उड़ा दिया था। दक्षिण के राज्यों में मुद्दे आधारित राजनीति पर ज्यादा जोर होता है, सरकारें कितना काम करती हैं उस पर ज्यादा जोर होता है, और यह इस बार दिखाई भी दे रहा है। अगर आप देखें तो चाहे केरल की बात करें या आप उस हिसाब से बात करें तमिलनाडु की, इन दोनों राज्यों में कोरोना के प्रबंधन में राज्य सरकारों ने जिस तरह से मेहनत की है, उसका नतीजा है कि तमाम एंटी इनकम्बेंसी भी इन राज्यों में शासित राज्य करने वाली पार्टियों में उतना नहीं दिखाई दे रहा। और यह प्रदर्शित करता है कि कम से कम दक्षिण भारत में लोगों ने मुद्दे पर और मुद्दे के आधार पर सरकार के कामकाज पर वोट देने का मन बनाया। लेकिन बंगाल को लेकर यह आकलन अलग हो सकता है। अगर केरल की ही अगर बात करते हैं, बहुत लोगों ने चर्चा की थी कि सबरीमाला का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और लेफ्ट को उसका नुकसान होगा। नहीं सौरभ, ये दरअसल अगेन मैं इसे कहूं कि ये हमारे पूरे न्यूज इकोसिस्टम में उत्तर भारत के प्रिडोमिनेंस की वजह से हम ये मान के चल रहे थे कि सबरीमाला का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हिंदू आबादी केरल में मेजॉरिटी नहीं है, वहां पर मेजॉरिटी है लेकिन बहुत स्लिम मेजॉरिटी है। उसके साथ साथ वहां मुसलमानों की आबादी तकरीबन 26% है, ईसाइयों की आबादी तकरीबन 18% है। साक्षरता के आधार पर वो राज्य सबसे आगे है, अग्रणी है पूरे देश भर में। सबसे ज्यादा लोग केरल से बाहर निकलकर दूसरे देशों में काम करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल एक्सपोजर वहां के लोगों में कहीं ज्यादा है। वहां पर मुद्दा आधारित राजनीति बहुत ज्यादा है और धार्मिक आधार पर राजनीति कर पाना बड़े पैमाने पर वहां संभव नहीं है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। हालांकि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति केरल में बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो बहुत फलित होता नहीं दिखा। एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, आप जो बता रहे थे, जो आप बात कर रहे थे सबरीमाला को लेके एलडीएफ ने लेकिन बाद में कोशिश ये बताने की कि हम लोगों के साथ हैं। उस सेंटिमेंट जो एक अगेंस्ट जा रहा था उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की और उन्होंने अप्रोच किया हिंदू, जो उनके जो वोटर्स थे, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके पास वो गए, उनको समझाया कि हम आपके साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी हिंदू विरोधी दिखे तो जाहिर सी बात है उस पार्टी का सुपड़ा साफ होना तो तय है। बिल्कुल। हम कांग्रेस को देख लीजिए,
कांग्रेस इस बात को अभी तक स्थापित नहीं कर पा रही है कि जिस पार्टी की नेता एक जमाने में रुद्राक्ष की माला पहनकर दुर्गा और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे चलती थी, वही पार्टी आज सबसे बड़े पैमाने पर एंटी हिंदू पार्टी के तौर पर दिखाई जाती है। भले ही आप इसे एक परसेप्शन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन यह परसेप्शन धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण का जो आरोप लगातार कांग्रेस के ऊपर लगता रहा है, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि उनकी लगातार एक्सेप्टेबिलिटी कम हो रही है। यहां तक कि केरल में अगर कांग्रेस गठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाती है इस बार, तो यह प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस का जनाधार कितना सिकुड़ रहा है और परसेप्शन के आधार पर एंटी हिंदू होना कितना नुकसानदेह साबित होता है। राहुल गांधी की बात अगर करते हैं तो उनका सबसे ज्यादा जोर इन चुनावों में केरल पर रहा है। सबसे ज्यादा प्रचार राहुल गांधी ने केरल में किया। उन्होंने डीएमके के साथ जाकर भी प्रचार किया, लेकिन बहुत बड़ा स्टेक कांग्रेस पार्टी का नहीं है तमिलनाडु में। वहां डीएमके ही है उस अलायंस में आगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।